हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 176 है, निम्नलिखित में से कौन सी सतत कृषि पद्धतियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती सतत कृषि पद्धतियां हैं। खेती की वह प्रणाली जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों, शाकनाशकों व वृद्धि नियंत्रकों आदि का प्रयोग नहीं होता, अपितु जीवांश पदार्थ वाले कृषि आगतों का प्रयोग हो, उसे कार्बनिक खेती कहा जाता है। प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें केवल प्राकृतिक आदानों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन मत्स्य पालन को कैसे प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समुद्र के तापमान और आवास को बदल देता है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिस कारण मत्स्य पालन प्रभावित हो रहा है। मत्स्य पालन सर्वाधिक समुद्री तापमान में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़्यादा तापमान बढ़ने से मछलियां मर जाएंगी और सर्वाधिक समुद्री तापमान वाले क्षेत्रों में मछलियां उन क्षेत्रों की तरफ पलायन करेगी जहां उनके लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध हों। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन मछलियों के आवास को भी प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, दिए गए वान थ्यूनेन के आर्थिक लगान सूत्र में के निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? R इज इक्वल्स टू ई, ब्रैकेट में P माइनस A माइनस EF के। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाजार से दूरी का। R इज इक्वल्स टू ई, ब्रैकेट में P माइनस A माइनस EF के वान थ्यूनेन के आर्थिक लगान सूत्र में के बाजार से दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। अपने प्रबंधन के अनुभव के आधार पर उन्होंने सन 1826 में द आइसोलेटेड स्टेट नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते समय कुछ मान्यताओं को आधार बनाया, जो निम्नलिखित है। पहला है विलक तथा एकाकी प्रदेश, दूसरा है बाजार केंद्र, तीसरा है समान प्राकृतिक वातावरण, चौथा है अधिकतम लाभ किसान का मुख्य ध्येय, पांचवा है एक ही प्रकार का परिवहन साधन और छठवां है आनुपातिक परिवहन व्यय। अगला प्रश्न है, कृषि की कौन सी शाखा फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बागवानी या हॉर्टिकल्चर। कृषि की बागवानी शाखा फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां इस प्रकार हैं। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। विटीकल्चर का संबंध अंगूर उत्पादन से है। फ्लोरीकल्चर का संबंध फूलों का उत्पादन है। वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन है। पोमी कल्चर का संबंध फलों का उत्पादन है। पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से है और एरोपोनिक्स का संबंध हवा में पौधे का उगना से है।
अगला प्रश्न है, किस देश को सहकारी या कोऑपरेटिव की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क को। डेनमार्क देश को सहकारी की भूमि के नाम से जाना जाता है। जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सरकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं, जिसमें व्यक्तिगत फॉर्म अक्षुण्ण रहते हुए सहकारी रूप में कृषि करते हैं। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीजों की खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटाने के लिए होती है। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था एवं पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में यह सफलतापूर्वक चला। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहां व्यावहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य था। अगला प्रश्न है, विश्व कृषि का 13 प्रकारों में प्रमुख ऐतिहासिक वर्गीकरण किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डी विटलसी। विश्व कृषि के 13 प्रकारों में प्रमुख ऐतिहासिक वर्गीकरण डी विटलसी द्वारा वर्ष 1936 में प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने कृषि प्रदेशों के सीमांकन हेतु निम्नांकित 5 मापदंडों का प्रयोग किया। फसल तथा पशुपालन का संयोजन, कृषि की उत्पादन विधि, कृषि भूमि में श्रम पूंजी आदि के विनियोग की मात्रा, कृषि उत्पादों के उपयोग का ढंग, कृषि में सहायक यंत्र एवं उपकरण तथा आवासीय दशाएं। डी विटलसी ने उपर्युक्त 5 मापदंडों का उपयोग करते हुए विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। चलवासी पशुचारण प्रदेश, व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश, चावल प्रधान गहन निर्वाहन कृषि प्रदेश, चावल विहीन गहन निर्वाहन कृषि प्रदेश, व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश, व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, निर्वाहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश और विशिष्ट बागानी प्रदेश। अगला प्रश्न है, सोकोह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के स्वामित्व वाले खेत। सोकोह राज्य के स्वामित्व वाले खेत होते हैं। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, बियर और विस्की के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस फसल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जौ का। बियर और विस्की के उत्पादन के लिए जौ तथा अंगूर फसल का उपयोग किया जाता है। यह मुख्यतः भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। यह क्षेत्र जैतून, अंजीर, अंगूर, नींबू, संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जिस कारण इसे रसदार फलों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूमि के स्वामित्व के आधार पर कृषि को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 प्रकार में। भूमि के स्वामित्व के आधार पर कृषि को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस प्रकार हैं: सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि और कृषक कृषि।
सामूहिक कृषि कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है जिसके अंतर्गत किसी ग्राम या क्षेत्र की समस्त कृषि भूमि को सम्मिलित करके उस पर संबंधित ग्राम या राज्य द्वारा सामूहिक रूप से कृषि कार्य कराया जाता है। खेत पर काम करने वाले श्रमिकों को सामान्यतः उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में कुल उत्पादन का हिस्सा प्राप्त होता है। इसे सामूहिक कृषि कहते हैं। सहकारी कृषि सहकारिता पर आधारित कृषि पद्धति है जिसमें अनेक कृषक आर्थिक लाभ के लिए एक समूह बनाकर अपने संयुक्त खेतों पर सामूहिक रूप से कृषि करते हैं। इसमें व्यक्तिगत कृषकों के छोटे छोटे खेतों को परस्पर मिलाकर बड़े बड़े खेत बना लिए जाते हैं और उन पर अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। कृषक कृषि इन दोनों से भिन्न होता है। इस कृषि पद्धति के अनुसार प्रत्येक कृषक परिवार भूमि के अपेक्षाकृत छोटे भाग या छोटे छोटे खेतों पर निर्वाह मूलक खेती करता है। अगला प्रश्न है, ट्रांस ह्यूमन की क्या विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वे मैदानी इलाकों से पहाड़ों में और पहाड़ों से मैदानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। ट्रांस ह्यूमन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मैदानी इलाकों से पहाड़ों में और पहाड़ों से मैदानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। नए चारागाहों की खोज में ये पशु चारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्र में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाह की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं एवं शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि भूमि की एक इकाई में आदमियों की संख्या को बताया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि सघनता। कृषि भूमि की एक इकाई में आदमियों की संख्या को कृषि सघनता कहा जाता है। किसी देश या प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा वहां की कृषि भूमि के अनुपात को कायिक घनत्व कहते हैं। इसमें कृषि के अयोग्य भूमि को कुल भूमि में से निकालकर गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व भर में होने वाले अधिकांश विपुल अनाज उत्पादन की वजह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फसल में वृद्धि। विश्व में होने वाले अधिकांश विपुल अनाज उत्पादन की वजह फसल में वृद्धि है। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कई प्रयास किए गए। फसलों में यह वृद्धि कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी विश्व में कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। 1960 के दशक में खाद्य फसलों के ऐसे बीजों के विकास एवं उपयोग हुआ जिसके कारण इसके उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के पश्चात फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई। सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। अगला प्रश्न है, अत्यधिक मशीनीकरण उच्च प्रति व्यक्ति उपज परंतु कम प्रति एकड़ उपज निम्नलिखित कृषि के किस प्रकार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। अत्यधिक मशीनीकरण उच्च प्रति व्यक्ति उपज परंतु कम प्रति एकड़ उपज विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि से संबंधित है। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है, यद्यपि अन्य फसलें जैसे मक्का, जौ, राई एवं जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड्स
ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में है। अगला प्रश्न है, कृषि भूदृश्य में आर्थिक लगान का विचार पहले किसने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वान थ्यूनेन। वान थ्यूनेन सर्वप्रथम विद्वान थे जिन्होंने कृषि उपयोग प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों की तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के आधार पर व्याख्या किया। उनके अनुसार भूमि का उपयोग आर्थिक लगान द्वारा निर्धारित होता है। वान थ्यूनेन ने बाजार के चारों ओर भू उपयोग की 6 प्रमुख पेटियों का विकास किया, जिनका क्रम नगर से बाहर की ओर इस प्रकार है। साग सब्जी उत्पादन, काष्ठ उत्पादन, अन्न उत्पादन, चारागाह एवं प्रति निक्षेत्र पद्धति, पशुचारण। औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धांत के संबंध में वेबर ने न्यूनतम परिवहन लागत तथा लाश ने औद्योगिक स्थानीय सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य द्वारा प्रचलित किया गया है। इन्होंने यह दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। जबकि तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश के तवा जलाशय में संचालित मछुआरों की सहकारी संस्था है, यह पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों से संबंधित नहीं है। बीपीएससी ने इसका सही आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से किसी नहीं को माना है, जबकि इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, भारत में भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार फसल बुआई और कटाई निम्नलिखित में से किस भूमि प्रयोग श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सकल बोया गया क्षेत्र। भारत में भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार फसल बुआई और कटाई सकल बोया गया क्षेत्र श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वह भूमि है जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक परती या कृषि रहित है। इसे भूमि उद्धार तकनीक द्वारा सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वर्तमान परती भूमि वह भूमि है जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, वर्तमान परती भूमि कहलाती है। पुरातन परती भूमि यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृषि घनत्व को कौन अभिव्यक्त करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल कृषि जनसंख्या डिवाइडेड बाई निवल कृषित क्षेत्र। कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान के लिए कायिक और कृषि घनत्वों को ज्ञात करना चाहिए। कृषि घनत्व इज इक्वल्स टू कुल कृषि जनसंख्या अपॉन निवल कृषित क्षेत्र। कायिक घनत्व इज इक्वल्स टू कुल जनसंख्या अपॉन निवल कृषित क्षेत्र। कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में गोल्डन फाइबर भली भांति उगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। पटसन या जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। पटसन या जूट के 3 अग्रणी उत्पादक देश भारत, बांग्लादेश और उज्बेकिस्तान हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है, मक्के की खेती के लिए उपयुक्त ग्रीष्मकालीन तापमान किस सीमा के बीच होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 18 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ फसल है जो 18 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। इसकी पैदावार दक्षिण राज्यों में अधिक है, जो मध्य भागों की ओर कम होती जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से कौन सा सामान्यतः अधिकतम लाभदायक माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाणिज्यिक कृषि। कृषि के प्रकारों में से वाणिज्यिक कृषि को सामान्यतः अधिकतम लाभदायक माना जाता है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, जिसमें उत्पादन का उद्देश्य व्यापारिक होता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निर्वाह अनाज की खेती को परिभाषित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि पशु और मानव शक्ति की सहायता से छोटी भू जोतों पर की जाती है। निर्वाह अनाज की खेती या निर्वाह कृषि कृषि पशु या मानव शक्ति की सहायता से छोटी भू जोतों पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में विभक्त करते हैं। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, जबकि आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस क्षेत्र में अत्यंत गहरी श्रम प्रधान कृषि की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मानसून एशिया। मानसून एशिया क्षेत्र में अत्यंत गहरी श्रम प्रधान कृषि की जाती है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करते हैं। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रकार की कृषि जिसमें एक एकल फसल एक बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है डैश कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वृक्षारोपण कृषि। एक प्रकार की कृषि जिसमें एक सकल फसल एक बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है वृक्षारोपण कृषि कहलाती है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और वृक्षारोपण या रोपड़ कृषि शामिल है। रोपड़ कृषि की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। दूसरा है, सारा काम हाथ के औजारों से होता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों सही है। गहन निर्वाह कृषि में किसान साधारण औजारों और अधिक श्रम का उपयोग करके भूमि के एक छोटे से भूखंड पर खेती करता है। यह कृषि उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।